गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। सर एक डाउट था। हाँ पूछ बच्चे। सर उसका थायराइड का पूछ लूं? क्या? हाँ पूछ पूछ बच्चे। सर एक सर मतलब साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन है, बहुत अच्छी बात है। सर उसके ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। साइक्लोहेक्सेन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। और सर उसमें NH2 भी लगा हुआ है सर उसी के साथ, उसी कार्बन में। कौन से? इस कार्बन से CH3 भी जुड़ा है और NH2 भी जुड़ा है। यस सर। हाँ। सर इसमें 3 रिएक्शन दी हुई है। क्या दिए? पहले 3 रिएक्शन मतलब करवाई गई हैं। सक्सेसिवली या डायरेक्टली? सर ये सर बाद मतलब एक के बाद एक। अच्छा। पहले सर CH3 I के साथ है। CH3 I के। I। अच्छा। सर उसके बाद Ag2O। Ag2O। सर सर फिर उसे डिकम्पोज कर दिया, मतलब हीट दे दी। इसके बाद? सर ये सर जो बनेगा उसको। अच्छा, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पूछा है। यस सर, लास्ट में। अच्छा बच्चे, यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा ना? यस सर। इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। सर लोन पेयर का। लोन पेयर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे ना। यस सर। यस सर, आई निकल जाए। हम्म। CH3 ये बनेगा। यस सर। Ag2O बच्चे दिया है ना केवल। यस सर। Ag2O हाइड्रोक्साइड। बच्चे इसमें ना ये ना 3 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा NCH3 CH3 CH3 प्लस I, ये बनेगा। यस सर। ये क्वाटरनरी अमोनियम। क्वाटरनरी अमोनियम आयन जो बना उसे Ag2O के साथ ट्रीट करेंगे तो AgI निकल जाएगा और OH आ जाएगा यहाँ पर। यस सर। ठीक है, और उसके बाद इसमें हीट करेंगे तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट निकलेगा और यहाँ पर एल्कीन। ठीक है, तो सुना ही नहीं दिया सर लास्ट में आपने क्या बोला? बच्चे यहाँ से Ag2O की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? आई निकल जाएगा। अरे NMe3OH आ जाएगा यहाँ पर। इसे हीट कर देंगे तो यहाँ से कौन सा हॉफमैन एलिमिनेशन होगा या सेटजेफ एलिमिनेशन होगा? पुअर लीविंग ग्रुप है, सर हाफ। हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनना चाहिए बच्चे। सर आपको कैसे पता सर 3 इक्विवेलेंट से करेगा वो? अरे यार, मैं किस बात का टीचर रह गया अगर मैं तुझे ये भी नहीं बताऊं तो। थोड़ा सर तो हमें कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगा बच्चे, अभी तुमने ना ये वाली कंडीशन सीखी नहीं है। यस सर। ठीक है, सर मैंने क्वेश्चन कर रहा था जिसमें ना पुअर मतलब जिसमें लीविंग ग्रुप अच्छा था एंड एंड जो बेस था वो बल्कि था सर, लेकिन उन्होंने उसमें हॉफमैन एलिमिनेशन लगा रखा था। हाँ बल्कि बेस है तो हॉफमैन एलिमिनेशन ही करेंगे बच्चे। सर हाँ बच्चे। सर एक और मेरा क्वेश्चन था। हाँ पूछो बच्चे। सर एक बेंजीन रिंग है, नीचे ऑक्सीजन है, मतलब एक कार्बन की जगह। अच्छा, ये इस तरह का कंपाउंड है। यस सर, एक साइड में सर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। एक साइड में? यस सर, यहाँ और ऊपर लगे हुआ है डबल बॉन्ड, सबसे ऊपर 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर सर। 2 डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड लगा हुआ है सर वहाँ पर जहाँ पर डॉट लगाया।
HBr के साथ सर रिएक्शन है, वन इक्विवेलेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो ऑक्सीजन के पास है सर, ये हटाएंगे तो सर ऑक्सीजन के साथ सर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो सर ये कैटायन सर यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। ये वाला हटाएंगे, लेकिन सर ऊपर वाला हटाया गया है। देखो ऊपर वाला ही हटेगा। क्यों सर? अच्छा क्यों बच्चे, मैंने पहले H+ दिया, इधर लगा दिया। ये बनेगा ना, यस सर। ये रेजोनेंस में चला जाएगा, यहां आ जाएगा। ओके सर। यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, जाएगा। दोनों तरीके से देखते हैं सर। क्या बच्चे? कुछ नहीं सर, समझ गया। अब समझ में आ गया? यस सर। सर मेरा डाउट है, बच्चों आप में से बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन बेंजीन, उसका क्या मतलब होता है? अच्छा बेंजोइक एसिड है या नहीं? यस सर। सॉरी बेंजोइक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं? हो सकती है। और Yes, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल एसोसिएटेड रहेंगे या नहीं? रहेंगे। तो क्या बेंजीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? बेंजीन के साथ नहीं हो सकती। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं ना? यस सर। तो इसकी वजह से ये क्या रहेंगे, एसोसिएटेड रहेंगे। यस सर। इसलिए बेंजीन में ये क्या रहते हैं, डाइमेराइज रहते हैं। भेजता हूं बच्चे, एक सेकंड। बच्चों आप में से किसी ने ग्रुप में एक वो भेज रखा था कि इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है, भेजा हुआ था? तो में से किसी ने उसमें कौन सा यार वो टेलीग्राम पर भेजा हुआ था ना, किसके इसमें से कौन सा हाई ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है, ऐसा था। भेजा तो सर किसी ने। एक ये था और शायद एक ये था ना। तुम में से किसने भेजा था ये? सर पता नहीं। चलो किसी ने था पर पता नहीं किसने भेजा था। चलो जिसने भी भेजा था, जिसने भी। सर अभी डाउट भी चल रहा है बच्चे, अभी बस इनिशियल फेज में यही होता है कि जब तक बाकी सब ज्वाइन करते हैं तब तक मैं डाउट ले लेता हूँ। ओके सर। नहीं अभी थोड़ी देर पहले फिजिक्स की क्लास खत्म हुई थी इसलिए। बच्चों ये देख लो, NMe3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई है ना? यस सर। अगर ये माइनस आई है तो इस कार्बन पर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यस सर। और अगर ये इसमें इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कार्बन से खींचने वाला था दे पाए ऑक्सीजन को देगा या ऑक्सीजन से वापस ले लेगा? वापस ले। अच्छा, और यहाँ पर दे ही जा रहा है बस। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पर कम होगी। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? दूसरा वाला। अच्छा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी किसी के दुख बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अरे मैंने तुम लोगों को बच्चों एक चीज बताई है, जो चार्ज है वो दुख, परेशानी, कष्ट है। अगर बढ़ेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। चलो ओके सर। चलो सर आपने SNI वाला सर बोला 2 क्वेश्चन ग्रुप में भेज रखे हैं एक बार। चलो बच्चे, अब वो बाद में देखेंगे। अब लगभग सभी बच्चे आ गए हैं तो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है सर। सर। आपने SNI वाला बच्चे वो मैं तेरे से डिस्कस करूंगा थोड़ा, अभी ऑर्गेनिक में आ जाए, SNI पर मत रहे। ये पी ब्लॉक भी मुझे खत्म कराऊंगा। मैंने तेरे को एक चीज बता दी है कि वो गड़बड़ है, मैं तेरे उसको सही करवा दूंगा, लेकिन वो मैकेनिज्म समझानी है तुम्हें। ठीक है सर, बताऊंगा बच्चे। वो जैसे हम फिनॉल में आएंगे ना, क्योंकि वो फिनॉल की भी रिएक्शन है, इसलिए फिनॉल में आएंगे वो एल्कोहल ईथर फिनॉल शुरू करेंगे तभी समझा दूंगा।
ओके सर। ठीक है, परेशान मत हो, बताऊंगा। अब बच्चों जरा ध्यान देना, प्रीवियस क्लास। हाँ सर, हेबर्स प्रोसेस को एक्सेलेरेट करने के लिए बस 2 ही कंडीशन चाहिए होती है ना, हाई प्रेशर और एग्जिस्टेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट और टेम्परेचर भी मॉडरेट टेम्परेचर रखते हैं बच्चे। अच्छा ओके सर। ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशन लेकर चलते हैं जहां पर हमें यील्ड सबसे ज्यादा मिले। सर जो मेटल ऑक्साइड है उसमें से सोडियम और बेरियम ही यूज करते हैं। बच्चे लिथियम भी यूज कर सकते हैं हम। नहीं, वो एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही थे इसलिए मुझे। बच्चे वो तो मेटल एजाइड दिखाया है ना, अब उसमें मेटल एजाइड में मेटल के नाम तो बताए नहीं कौन कौन से मेटल है। अगर लिथियम होगा लिथियम यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने जो हेबर प्रोसेस में टेम्परेचर के बारे में बताया वो मिनिमम मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, वो सर 780 केल्विन होना चाहिए। बच्चे जो एनसीईआरटी में गिवन है वो 723 के आसपास का गिवन है, उसी को याद रखना है बच्चे। ओके सर। ठीक है नहीं सर एनसीईआरटी में ना बच्चे वॉइस क्लियर नहीं है तुम्हारी, दोबारा पूछो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में ना जो ये हेबर्स प्रोसेस की जो रिएक्शन है ये 2 जगह गिवन है। एक जगह का टेम्परेचर 700 केल्विन है एंड दूसरी जगह पे 773 केल्विन गिवन है। बच्चे परेशान, मैंने इसीलिए 723 बताया, इसका मतलब ये नहीं है एग्जैक्ट वो है, उसके आसपास का रहेगा। टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंट है ना प्रोसेस। ठीक है, और बच्चों जब हेबर प्रोसेस का एक फ्लो डायग्राम बना हुआ होगा एनसीईआरटी में, उसमें K2O Al2O3 कैटलिस्ट की तरह दिखाया गया होगा। सर उसमें लिखा था FeMO पहले यूज करा जाता था। हाँ, वो बच्चों दोनों ही यूज करे जाएंगे, कोई परेशान मत होना। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा FeMO कैटलिस्ट के बारे में पूछा जाएगा जेई में। एट विच वैल्यू, आदित्य बच्चे किसके लिए पूछ रहे हैं 50% आयनिक करेक्टर? सर किसी भी कंपाउंड के लिए। किसी भी कंपाउंड में बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से चेक करते हैं। अगर दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 के आसपास है तो हम कहेंगे 50% आयनिक करेक्टर है उसमें, और 50% कोवेलेंट करेक्टर। ओके सर। ठीक है बच्चे, चलो अब बच्चों बात करते हैं HNO3 की। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमने प्रीवियस क्लास में कवर किए थे, आज बात कर रहे हैं बच्चों हम HNO3 की। अगर हम HNO3 की बात करें तो बच्चों HNO3 की प्रिपरेशन की दो तरह की प्रिपरेशन देखेंगे बच्चों। एक सेकेंड जरा, हाँ ठीक है। HNO3 की पहले अगर हम प्रिपरेशन की बात करें बच्चों, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। यस सर। ये जो नाइट्रिक एसिड है, इस नाइट्रिक एसिड में एक चीज का ध्यान देना कि नाइट्रिक एसिड हमारे लिए बहुत काम की चीज है। नाइट्रिक एसिड में HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +5। और नाइट्रोजन की हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों? +5। तो नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है या नहीं? यस सर। तो क्या ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है या नहीं? नो सर। क्या ये रिड्यूस हो सकता है? यस सर। अगर ये रिड्यूस होगा तो किसी दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ये क्या बन सकता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा या नहीं? होगा। और चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए इसकी हमें बहुत सारी जगह जरूरत पड़ सकती है। यस सर। तो इसके लिए हमें HNO3 बनाना भी पड़ेगा भाई, जरूरत पड़ेगी तो हमें चाहिए भी ना। ठीक है, तो HNO3 की जरूरत बहुत है तो हम इसे स्मॉल लेवल पर, लेबोरेटरी लेवल पर भी बनाएंगे और बल्क में भी बनाएंगे, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर भी मैन्युफैक्चर करेंगे। तो सबसे पहला प्रिपरेशन देखते हैं बच्चों, लेबोरेटरी मेथड। आगरा बच्चों माइक ऑफ कर लो। लेबोरेटरी मेथड में हम क्या ले रहे हैं? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट लिया और इसको H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ ट्रीट किया। कंसंट्रेटेड के साथ अगर H2SO4 कंसंट्रेटेड के NaNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें HNO3 मिलेगा और साथ में NaHSO4 का सॉल्ट बन जाएगा।
लेबोरेटरी मेथड सबसे आसान मेथड है NaNO3 में कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, HNO3 मिल गया, साथ में NaHSO4 मिल गया। दूसरा मेथड है बच्चों मैन्युफैक्चर, दैट इज बाय ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड, ओस्टवाल्ड मेथड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रिएक्शन आ रही हैं बच्चों, ओस्टवाल्ड मेथड नाम से बहुत पहले पूछा गया है, लेकिन अब रिएक्शंस इसकी यूज की जाती है। देखना, सबसे पहले अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है ओवर प्लेटिनम कैटेलिस्ट। किसके ऊपर? प्लेटिनम कैटेलिस्ट के ऊपर। बच्चों आप में से जिसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लो, नॉइस आ रही है बीच बीच में। अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कौन क्या बना रही है? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, NO गैस। आगरा, आगरा टीम, आगरा वाले बच्चों यार माइक बंद कर सकते हो, ठीक है। अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्लेटिनम के ऊपर क्या बना रही है? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बना रही है, ठीक है। और साथ में जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में। तो 4NH3 तो 4ONO बन जाएगा, और 4 तिया 12, 6H2O बन जाएगा। 6 और 4 10, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। सिंपल सी बैलेंस रिएक्शन है। यहां पर कैटलिस्ट कौन सा है बच्चों? प्लेटिनम। अब बच्चों अमोनिया की फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? गैसियस। ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट गैसियस। तो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट गैसियस है और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है। तो ये सेम फेज में है या अलग अलग फेज में है? तो इसलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर जो कैटलिस्ट है वो कैसा है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम के ऊपर रिएक्ट करता है, कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं हम? हेट्रोजीनियस मींस फेज अलग है इसकी, रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की। अब जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ एयर में रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, आगरा वाले बच्चों माइक बंद रख सकते हो नहीं? वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, क्या बन गया? HNO3 प्लस HNO2 क्या बन जाता है बच्चों? HNO3 और HNO2 बन जाता है वाटर में डिसॉल्व करने पर। अब यहां से HNO3 तो मिल गया, साथ में क्या मिला है? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है। HNO2 डिकम्पोज हो जाता है HNO3 में और नाइट्रिक ऑक्साइड में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो यहां पर इनफैक्ट हमें मिल क्या रहा है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। और जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना, इसे फिर से हम रिसाइकिल कर लेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। तो यहां पर क्या मिल रहा है? नाइट्रिक एसिड मिल रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है। तो ओस्टवाल्ड मेथड में स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास कौन सा है? अमोनिया।
कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? प्लेटिनम। कैटलिस्ट का टाइप कौन सा है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, ये तीनों चीजें बच्चों रेगुलरली पूछी जाती हैं। कर लिया नोट? यस सर कर सर लिया। ये जो सर अभी लास्ट में क्या बच्चे? सर जो ऑसवाल्ड प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस है। ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है बच्चे, यहां पर जो NO बना उसको हम रिसाइकिल कर लेते हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस वो होती है बच्चे जो रिएक्टेंट बना, रिएक्टेंट फिर पीछे चला गया प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है। ओके सर। ठीक है, रिवर्सिबल मोड में जो होती है। नेक्स्ट। सर हाँ बच्चे। सर तो हम यहाँ पे H2 को भी रिसाइकिल नहीं बोलेंगे कि हम H2 को भी रिसाइकिल करते हैं? पानी को कौन रिसाइकिल करता है भाई किसी रिएक्शन में? सर बिकॉज जो NO है वो H2O के साथ फिर रिएक्ट कर जाएगा। NO कहाँ रिएक्ट कर रहा है, जरा देखना बेटा, NO रिएक्ट कर रहा है क्या? अच्छा नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, हाँ। अब बच्चों HNO3 एसिड क्या पानी में सॉल्युबल है या नहीं? नाइट्रिक एसिड क्या पानी में डिसॉल्व हो जाता है या नहीं? हाँ सर। तो यहां पर जो एसिड मिलेगा वो हमें कंसंट्रेटेड मिलेगा या डाइल्यूट मिलेगा? तो इस प्रोसेस में डाइल्यूट HNO3। जो HNO2 था वो गैसियस में ही है ना? क्या बच्चे? HNO2 सर गैसियस में ही था ना? बच्चे गैसियस में कैसे रहेगा, एक चीज सोचना जरा, यहाँ पर वाटर है या नहीं? तो डिकम्पोज हो जाएगा ना, ओके डिसॉल्व भी हो जाएगा, डिकम्पोज भी हो जाएगा। डाइल्यूट HNO3 फॉर्म हो रहा है। अब बच्चों इसे डाइल्यूट, हमें चाहिए कंसंट्रेटेड HNO3, तो इसे कंसंट्रेट करेंगे। तो HNO3 का और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बराबर होता है या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तो इसको हम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। यस सर। डाइल्यूट HNO3 का हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं। अगर हम डाइल्यूट HNO3 का डिस्टिलेशन करते हैं देन वी गेट 68% कंसंट्रेटेड HNO3। 68% कंसंट्रेटेड HNO3। बच्चों HNO3 का मोलर मास कितना होता है? HNO3 का मोलर मास 63 होता है ना? यस सर। उसके आसपास है, देखो 68% का है, याद रहेगा तुम्हें, आसानी रहेगी। ठीक है, 68% कंसंट्रेटेड HNO3 मिल रहा है और ये कैसा है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर मिल जाता है बच्चों हमें? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बच्चों अलग कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। नाउ अब इसे हम फर्दर कंसंट्रेटेड बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4। और कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो क्या करेगा? लगभग 99.9% प्योर HNO3 दिलवा देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसको H2SO4 के अंदर डाला है बच्चों। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसके ऊपर से हम SO3 गैस पास करते हैं। तो SO3 गैस क्या है? वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 में कन्वर्ट हो जाती है, या हम कह सकते हैं फ्यूमिंग H2SO4 के साथ इसे मिक्स करते हैं तो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और उनको अलग कर लिया जाता है बाद में। अलग करने की प्रोसेस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये फर्दर कंसंट्रेटेड बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4। मेन पार्ट ये है कि बच्चों 68% HNO3 जो है हमारा वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, इसलिए उसे डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। कंसंट्रेटेड HNO3 मिल गया हमें। अब ये कंसंट्रेटेड HNO3 जो है इसमें से कुछ कभी कभी ब्राउन फ्यूम्स निकलती दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज होता है और क्या देता है? NO2 गैस देता है। बच्चों NO2 गैस का कलर कैसा होता है?
ब्राउन। तो अगर HNO3 डिकम्पोज होगा NO2 में तो क्या देगा? ब्राउन कलर की गैस देगा। तो इट अपीयर्स लाइक फ्यूमिंग HNO3, फ्यूम्स निकल रही हैं ब्राउन कलर की, तो फ्यूमिंग HNO3 की तरह दिखाई देने लगता है। ठीक है, और इसी डिकम्पोजिशन की वजह से जो NO2 HNO3 में डिसॉल्व हो गई उसकी वजह से इसका कलर लाइट येलो कलर का हो जाएगा, बहुत हल्का ब्राउन कलर होगा, वो येलोइश ब्राउन दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सर एक कलर वाला दोबारा बता दो। बच्चे HNO3 देखना, जो HNO3 है वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें? NO2 में। और NO2 गैस का कलर कैसा होता है? ब्राउन। तो अगर ये डिकम्पोज हो गया, क्या रिएक्शन होगी बच्चों? ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो क्या डिकम्पोज होकर NO2 गैस दे रहा है? अगर NO2 गैस बन रही है तो वो इसमें से निकलेगी तो ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देंगी। और कुछ NO2 जो HNO3 में डिसॉल्व हो गया उसकी वजह से उसका कलर लाइट येलोइश ब्राउन दिखाई देगा। सॉल्यूशन का कलर, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का कलर येलोइश ब्राउन दिखाई देगा। यस सर। यही समझाया बच्चे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज की। सर तो ऐसे तो जो हमारा HNO3 है वो तो डिकम्पोज करता रहेगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं करता रहेगा, अपने आप एक लिमिट तक ही चीज खराब टूटती है, उसके बाद नहीं टूटती। ठीक है, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज। कंसंट्रेट HNO3 है तो एसिड होगा ना भाई, HNO3 तो एसिड है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और एसिडिक प्रॉपर्टी क्या क्या है हमारी? बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिडिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, यही तो करेगा। यस सर। बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा और किसके? मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बच्चों? अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। वाटर। हाइड्रोजन गैस। तो अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों हमें पढ़नी है। रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। HNO3 जो है, HNO3 थोड़ा नोटोरियस है। नोटोरियस कैसे है? क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। यस सर। क्या हो सकता है देखना। नोटोरियस मतलब शैतान है। नोटोरियस का मतलब शैतान होता है बच्चे। ओके सर। शैतान है, क्या कर रहा है? खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को, वो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे करेगा देखना। जो हाइड्रोजन था उसे वाटर के फॉर्म में निकाल दिया, ठीक है, प्लस जो नाइट्रोजन है उसे मैंने N2O के फॉर्म में निकाल दिया। अब ऑक्सीजन बची या नहीं? कुछ यहां पर रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन एटम थे? 6 थे ना। दो यहां निकल गए, एक ये और एक ये, तो 4 ऑक्सीजन एटम मिल जाएंगे या नहीं साथ में? नाइट्रोजन +5 से किस स्टेट में आ गया? +1। और ये वाला जो कंडीशन है ये आती है वेरी डाइल्यूट कंडीशन में। वेरी डाइल्यूट कंडीशन। हाँ बच्चे, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेंगे। हाँ बच्चे, पहले नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है, वो एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। अब मैंने नेसेंट ऑक्सीजन क्यों लिखी है इसका कारण समझ लो। क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन एटम बने, अगर कोई मॉलिक्यूल या सब्सटेंस ऐसा है जिसके साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकती है, तो पहले जुड़ने के लिए इंतजार करेगी या किसी दूसरे पर रिएक्ट कर जाएगी? रिएक्ट कर जाएगी। इसलिए मैंने इसको नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में लिखा है। तो वेरी डाइल्यूट कंडीशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं ना बच्चे? बिल्कुल स्क्वायर ब्रैकेट में, मॉड्यूलस के अंदर लिख देते हैं। वो
जिससे कि पहचान में आसानी हो जाए। ठीक है, ऐसा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दूसरा, अगर HNO3 डाइल्यूट कंडीशन में, ये तो पहला केस था वेरी डाइल्यूट, अगर डाइल्यूट कंडीशन है तब क्या देखेंगे, वाटर तो निकलेगा ही, साथ में NO मिल जाएगा। पहले कौन सी मिल रही थी, नाइट्रस ऑक्साइड, अब कौन सी गैस मिलेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, और साथ में कितने ऑक्सीजन मिलेंगे, 3 ऑक्सीजन एटम। क्लियर है बच्चों? ऑक्सीजन के बारे में आपने क्या बताया? ऑक्सीजन के बारे में ये बताया कि बच्चे, ये ऑक्सीजन जो है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ेगी तो उसको ऑक्सीडाइज करेगी या नहीं? यस सर। बस यही बताया है। ठीक है, चलो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? क्या बच्चे? स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? बच्चे ये नेसेंट ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस जो ऑक्सीजन मिल रही है वो एटॉमिक फॉर्म में मिल रही है। अच्छा ठीक है, अब ट्वाइस HNO3 कंसंट्रेटेड कंडीशन में है, तब ये क्या बना रहा है, H2O प्लस NO2 प्लस O। तीनों ही केस में ये ऑक्सीजन दे रहा है ना? यस सर। लेकिन वेरी डाइल्यूट कंडीशन में हमें कौन सी गैस मिलती है, N2। डाइल्यूट कंडीशन में नाइट्रिक ऑक्साइड, और कंसंट्रेटेड कंडीशन में NO2 गैस मिलती है। क्लियर? यस सर। अच्छा, तो इन तीनों रिएक्शंस को हम यूज करेंगे, इन तीनों रिएक्शंस को ही हम यूज करेंगे। कैसे? फर्स्ट केस देख रहे हैं, रिएक्शन विद Mg एंड Mn। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यहां पर क्या चीज देखते हैं बच्चों, ओनली 2% HNO3 ले रहे हैं। HNO3 कैसा है बच्चों, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट या वेरी 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 डाइल्यूट? वेरी डाइल्यूट। तो जब वेरी डाइल्यूट कंडीशन में Mg या Mn HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो नॉर्मल रिएक्शन होती है। क्या मिल रहा है बच्चों यहां पर, कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है ना? यस सर। तो HNO3 केवल 2% मींस वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन में Mg और Mn के साथ कौन सी गैस दे रहा है, हाइड्रोजन। बाकी किसी भी केस में ये हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, बाकी किसी भी केस में ये हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। मींस अगर हम एल्यूमिनियम की HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन गैस मिलती है। लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम की HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊं तब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, वाटर मिल जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मिल जाएगा। तो वहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। वेरी डाइल्यूट कंडीशंस बच्चे, हाइड्रोजन अगर कंसंट्रेटेड होता ना तो हाइड्रोजन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाती ना। यस सर। तो इसलिए किसी भी कंडीशन में वेरी डाइल्यूट से ऊपर अगर हम HNO3 की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी या नहीं? नहीं सर, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगी ना। अब बाकी किस किस के साथ रिएक्शन देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसकी रिएक्शन Zn और Fe के साथ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सेकंड, रिएक्शन विद Zn एंड Fe। किस किस के साथ देख रहे हैं बच्चों, Zn और Fe के साथ।
अगर हम चाहे तो Zn ले लें या Fe ले लें, अगर हम इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ डाइल्यूट कंडीशन में करें तो डाइल्यूट कंडीशन में बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन जिंक और आयरन के साथ, जिंक का बच्चों, जिंक और आयरन एक्टिव मेटल है या लेस एक्टिव मेटल है या इनर्ट मेटल्स हैं? क्या बच्चे? सर थोड़ा रिएक्ट करते हैं। सर एक्टिव है। एक्टिव है ना, मॉडरेटली एक्टिव है। यस सर। तो ये HNO3 के साथ ज्यादा रिएक्ट करना पसंद करेंगे। यस सर। यस तो ज्यादा जब रिएक्ट करेंगे तो साथ में क्या देंगे? N2O गैस देंगे। में देना क्या चाहिए था? NO देना चाहिए था ना? यस सर। लेकिन Zn और Fe क्या देते हैं HNO3 के साथ? N2O। नाइट्रस। N2। ठीक है, और साथ में जिंक नाइट्रेट बनेगा। अब ये रिएक्शन होगी बच्चों, रिएक्शन कैसे होगी जरा रिएक्शन समझो बच्चे। एक्टिव मेटल है ना, तो HNO3 को और रिड्यूस भी तो कर रहे हैं ना भाई। मेटल क्या है? मेटल की नेचर कैसी है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। यस सर। तो ये HNO3 को रिड्यूस कर रहे हैं, HNO3 इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, यही तो कहेंगे। यस सर। अब रिएक्शन कैसे होगी जरा देखना बच्चों। रिएक्शन समझ लो, एक रिएक्शन समझा रहा हूं, बाकी सारी रिएक्शन सेम पैटर्न पर होंगी। देखना, HNO3 था, ये क्या बना रहा है? N2O बना रहा है, साथ में वाटर बना रहा है, और साथ में क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है ना। यस। अच्छा, अब जिंक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ZnO में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं? यस सर। और मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी? एम्फोटेरिक या बेसिक? तो जिंक ऑक्साइड कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। यस सर। ZnO प्लस ट्वाइस HNO3 will give ZnNO3 होल ट्वाइस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। होगी या नहीं बच्चों? ये वाली बात। अच्छा, अब फर्स्ट रिएक्शन में कितने ऑक्सीजन एटम बने थे? 4। तो 4 ऑक्सीजन एटम बने हैं ना। यस। तो इस जगह मुझे 4 ऑक्सीजन एटम यूज करने हैं, तो मैं इस पूरी रिएक्शन को सेकंड स्टेप को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यस। अब 4 ZnO बनेंगे और 4 ZnO कंज्यूम हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो क्या लिखा जाएगा? देखो 4 Zn। बच्चों ये 4 ऑक्सीजन को काट देंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है। वैसे ही ZnO 4 ZnO को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल क्या लिखी जाएगी? 4 Zn प्लस 10 HNO3 gives 4 Zn NO3 whole twice plus N2O प्लस 5H2O। लिख सकते हैं या नहीं बच्चों? यस सर। समझ में आ गई रिएक्शन? यस सर। यस सर। ये मैकेनिज्म है इसका। क्या बच्चे? सर ये मैकेनिज्म है। बच्चे ऐसे समझ ले कि ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, ये वाली रिएक्शन तुम्हें याद करनी है, लेकिन ये याद करना मुश्किल है, इसलिए मैंने तुम्हें स्टेप वाइज समझा दिया कैसे रिएक्शन हो रही होगी। ओके सर। ठीक है, यस सर। अब बच्चों अगर मैं कहता हूं ये तो डाइल्यूट कंडीशन है, कंसंट्रेटेड अगर मैंने ले लिया होता, कंसंट्रेटेड में तो HNO3 क्या देता है? NO2 सर।
हो देगा ना। तो ओवरऑल रिएक्शन मुझे जो मिलेगी, ओवरऑल रिएक्शन बच्चों इसी तरह से लिख सकते हो, Zn plus 4HNO3 gives ZnNO3 whole twice plus twice NO2 plus twice H2। देखो बच्चों समझ में आ गई, ये रिएक्शन लिख सकते हो अपने आप नहीं। पहले वाली रिएक्शन मैंने लिख दी है, दूसरे में Zn प्लस, ये दोनों रिएक्शन रिपीट कर देते ना हम, सेकंड और थर्ड रिएक्शन, और उन दोनों को जोड़कर लिख देते तीनों रिएक्शंस को। क्लियर है बच्चों? यस सर। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर सेकंड वाली रिएक्शन एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। सेकंड वाली रिएक्शन HNO3 के NO2 वाली कंसंट्रेटेड कंडीशन में, कॉन्सेंट्रेट, यस बच्चे ये वाली रिएक्शन तो तुम्हें समझ में आ रही है ना, ये वाली रिएक्शन ये समझ में आ रही है या नहीं? समझ। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, Zn ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ZNO बना लेता, और ये ZNO HNO3 के साथ क्या बना लेता, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता। अब इन तीनों रिएक्शन को ऐड करूं, इधर जो ऑक्सीजन है इससे कैंसिल कर दिया, ZNO से ZNO कैंसिल कर दिया, तो मैं ये रिएक्शन लिखूंगा ना, Zn प्लस 4HNO3 gives ZnNO3 whole twice plus twice H2O plus twice NO2। देखो बच्चे अब समझ में आई? यस सर, अब समझ में आया। क्लियर है बच्चों? अच्छा सर एक बार हाँ। रिपीट कर दो। कौन सी वाली बच्चे? नहीं सर समझिए, 3 ऐड करेंगे। हाँ, रिएक्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऐड करिए ना बच्चे। ओके सर, 1 मिनट सर। हाँ सर। हाँ बच्चे। सर आज के नोट्स में आप अभी तक जितना हो गया उसके कुछ क्वेश्चन सिलवा देंगे? आज के नोट्स में बच्चों कल और रुक जाओ, मैं पी ब्लॉक का कुछ कंटेंट तुम्हें ना उस पर ही भेज दे दूंगा टेलीग्राम पर। ओके सर। ठीक है, टेलीग्राम में ही तुम्हें कुछ शीट क्वेश्चन शीट ऐड कर दूंगा। बच्चों जो सैटरडे वाला लेक्चर था वो नोट्स मैंने अभी अपडेट करे हैं, आप चेक कर लेना, नोट्स मिल जाएंगे। सर इस वीक एक्स्ट्रा क्लास रखी है आपने कोई? हाँ बच्चे, इस वीक भी एक्स्ट्रा क्लास होंगी, कुछ ना कुछ जरूर होंगे। सर आप सैटरडे को डाउट क्लास ले सकते हो? सैटरडे को बच्चे जितने मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी रहेगी उसके हिसाब से मैं बच्चों जितना मैक्सिमम तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ वो सारी करूंगा। ओके चलो कर लिया नोट बच्चों? यस सर। अच्छा अरे यार सर 2 मिनट सर, बैक स्लाइड लगा बच्चे 1 मिनट लगा रहा हूँ। हाँ बच्चों हो गया नहीं? हो गया। अच्छा नेक्स्ट ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों।
नेक्स्ट रिएक्शन कर रहा हूं बच्चों, रिएक्शन विद Pb Cu Ag एंड Hg, इन चारों के साथ रिएक्शन करनी है बच्चों। सर ये HNO3 में है क्या सर, ये HNO3 की है? हाँ बच्चे, HNO3 की रिएक्शन है, मेटल्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ना। यस सर। बच्चों 1 मिनट होल्ड करना, मैं आता हूं। हाँ बच्चों, वॉइस क्लियर है? बच्चों वॉइस आ रही है? यस सर। अच्छा, अब हमें चार मेटल्स के साथ रिएक्शन देखनी है, चारों के साथ एक जैसी है। बच्चों पहले जिंक की रिएक्शन दिखाई है मैंने, आयरन की रिएक्शन नहीं दिखाई है। आयरन की सेम रिएक्शन होगी, बस जिंक की जगह हमें क्या लिख देना है, आयरन लिख देना है। ठीक है? ओके सर। वैसे ही यहां पर लेड, कॉपर, सिल्वर और Hg, इन चारों की रिएक्शन होगी। बच्चों क्या कॉपर जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है? नहीं सर। क्यों बच्चों? Cu की H2S, Cu की HCl के साथ रिएक्शन होती है? सर रिएक्टिविटी कम है इसमें। Cu की अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या बनाऊंगा? CuCl2 प्लस H2। अच्छा बच्चों, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। सर कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर सकता, तो क्या कॉपर की रिएक्शन हो सकती है? कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉपर, बच्चों 10th क्लास में तुमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, और रिएक्टिविटी सीरीज में तुमने एक चीज पढ़ी होगी कि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। कॉपर खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ना तो बच्चों ये Cl2 बनाएगा, ना ये Cu2Cl2, दोनों में से कुछ भी नहीं बनेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं बनेगा। बच्चों हाइड्रोजन जो है वो कॉपर को रिड्यूस कर सकता है, कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। देखना यहां पर कॉपर प्लस 2H प्लस लिखा है ना, HCl का मतलब तो, और यहां से क्या मिल रहा है, Cu प्लस या Cu2 प्लस प्लस H2। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, किससे? H प्लस से। इसलिए कभी भी ये वाली रिएक्शन नहीं लिखी जा सकती है। समझ में आ गई बात? जी सर। यस। तो क्या HNO3 से रिएक्शन होगी? होगी। सर ये बात H2SO4 के साथ भी वैलिड है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करेगा? करेगा, रिएक्ट करेगा। सर वहां पे वो CuSO4 बनाता है ना? कुछ कैटलिस्ट लेके करेंगे। नहीं बच्चों, एक चीज समझो, यहां पर तुम क्या कह रहे थे, रिएक्शन कराई थी तो क्या बनाया था, Cu प्लस 2HCl gives CuCl2 प्लस H2 बना रहे थे ना। ऑक्सीडाइज नहीं होगा बस। यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो साथ में कौन सी गैस दे रहा है, हाइड्रोजन। तो वहां पर HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट तो करेगा, लेकिन कौन सी गैस नहीं मिलेगी, हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। और चूंकि HCl की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर पाए, इसलिए HCl के साथ ही रिएक्शन नहीं होती है। HCl, HCl, HBr, HI, बच्चों ये रिड्यूसिंग नेचर होती है ना इनकी, इसलिए। चलो अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। हमने लिया दो कंडीशन है, डाइल्यूट कंडीशन और कंसंट्रेटेड कंडीशन। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में अंतर क्या है, डाइल्यूट में बनेगा NO और कंसंट्रेटेड में बनेगा NO2। समझ में आ गई बात? यस सर। अब रिएक्शन देख लेते हैं। किसकी रिएक्शन बताऊं, कॉपर की बता दूं या Ag की बताऊं?
Hg की Hg की भी बता दूंगा। चलो 2 रिएक्शन बता रहा हूँ, कॉपर की और Ag की बता देता हूँ। बच्चे एक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Ag लिखो या Cu लिखो, एक ही बात है। बच्चों मैं इसे इसलिए बता रहा हूं कॉपर की, क्योंकि कॉपर की रिएक्शन हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड में पढ़ी थी, तो वो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में सैटरडे को पढ़ चुके हैं। और Hg में थोड़ा सा झोल है, इसलिए मैं बताऊंगा Hg में। ठीक है, कॉपर की रिएक्शन। पहला केस डाइल्यूट HNO3। अगर बच्चों डाइल्यूट HNO3 है तो रिएक्शन यही होगी ना, ट्वाइस HNO3 gives H2O प्लस ट्वाइस NO प्लस 3O, यही होगा फर्स्ट स्टेप। अब Cu प्लस O, मैं बच्चों यहां पर बाद में बैलेंस करने से अच्छा यहीं से लेकर चल रहा हूं, 3CuO, तीनों ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिए। अब थर्ड स्टेप में CuO प्लस 6 HNO3 will give 3CuNO3 whole twice plus 3H2O। बच्चों तीनों रिएक्शन समझ में आ गई या नहीं? देखो लास्ट वाले रिप्लेस कैसे करें? देखो फर्स्ट स्टेप में HNO3 नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा था, सेकंड स्टेप में कॉपर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में, थर्ड स्टेप में कॉपर ऑक्साइड चूंकि बेसिक नेचर का है एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। ओके सर। ठीक है, अब इन तीनों रिएक्शंस को मैं ऐड कर रहा हूं। अगर मैं ऐड करूंगा तो ये क्या देखने को मिलेगा, तीन ऑक्सीजन राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो गए, 3CuO राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो गए। ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी 3Cu प्लस 8 HNO3 gives 3CuNO3 whole twice plus 2NO plus 4H2O। देखो क्लियर है अब? यस सर। अब कॉपर की जगह मैं Ag ले लेता तो Ag2O हो जाता, Pb लेता तो PbO हो जाता। ठीक है? यस ओके सर। अच्छा, अगर बच्चों यहां पर मैं साथ में लिख दे रहा हूं, अगर मैं यहां Hg लेता तो Hg ऑक्सीजन के साथ बनाता Hg2O, क्या बना लेता? HgO नहीं बनेगा, यहां पर क्या बनेगा? Hg2O, मर्क्यूरस ऑक्साइड बनेगा। और Hg2O HNO3 के साथ क्या बना लेगा? Hg2NO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। मैं कह रहा था ना Hg की रिएक्शन बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा झोल है। यहां पर मर्क्यूरिक सॉल्ट ना बनने की जगह क्या बन रहा है? मर्क्यूरस सॉल्ट बन रहा है। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये 8 HNO3 से डाइल्यूट है क्या बच्चे? सर ये 8 HNO3 डाइल्यूट है। हाँ बच्चे, दोनों रिएक्शन मैंने डाइल्यूट वाली लिखी है अभी, दोनों रिएक्शन मैंने डाइल्यूट वाली ही लिखी है, कॉपर वाली भी और मरकरी वाली, दोनों डाइल्यूट के लिए है। तो कोई रीजन है इसका? नहीं बच्चे, रीजन में जाना भी नहीं है हमें। इसका रीजन बच्चे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से आता है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, वो हमारी सिलेबस में नहीं है। ओके तो सर एक बार वो मर्क्यूरी वाला एक बार रिपीट कर दो। क्या बच्चे? तो एक बार मर्क्यूरी वाला पार्ट रिपीट कर दो। बच्चे यहाँ पर HgO नहीं बनाता, क्या बना लेता है? Hg2O बनाता है, मर्क्यूरस सॉल्ट बनाता है रादर देन मर्क्यूरिक सॉल्ट। ठीक है, वो रिडक्शन पोटेंशियल से लेना देना है। अब वो रिडक्शन पोटेंशियल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए उसके रीजनिंग में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गई रिएक्शन? यस सर। अगर बच्चों कंसंट्रेटेड ले लिया होता, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 क्या देगा? NO2 देगा। यस सर।
twice HNO3 gives H2O plus twice NO2 plus O, और Cu plus O, CuO and CuO plus twice HNO3 gives CuNO3 whole twice plus H2O. क्या हो रहा है बच्चों? Cu plus 4HNO3 gives CuNO3 whole twice plus twice NO2 plus twice H2O. बच्चों जो बच्चों अभी मैंने पीछे रिएक्शन डिस्कस की थी ना, ये वाली कंसंट्रेटेड में Zn के साथ रिएक्शन, सेम रिएक्शन है, जरा ध्यान दो। अगर तुमने कॉपी करी है तो उससे कंपेयर करके देखो। यस सर। ठीक है। अब अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन HGO से कराऊंगा तब क्या बनेगा? Hg2NO3 whole twice. Hg2NO3 whole twice। और गैस कौन सी मिलेगी? अगेन NO2 गैस। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। कर लिया नोट? एक मिनट सर, यस सर, हो गया। एक मिनट सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर जैसे कि आप ये प्रिपरेशन वगैरह लिखवा रहे हो तो इसके रिजल्ट्स याद करने हैं या पूरी प्रिपरेशन ही याद करनी है? बच्चे अगर पूरी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती ना याद करने की, तो मैं आपसे कहता कि बस इसके एंड प्रोडक्ट याद कर लो या फाइनल रिएक्शन याद कर लो। तो सर पूरी याद करनी है प्रिपरेशन? यार इतनी आसान रिएक्शन है, एक बार एनसीईआरटी तुम्हारे पास हो तो खोल कर देखना। एनसीईआरटी में ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है, ये वाली और ये वाली। यस सर। ठीक है, ये वाले कैसे हो रही है ये रिएक्शन नहीं लिखी हुई है। इतना आसान तरीके से बता रहा हूं कि कैसे बच्चे स्टेप वाइज कैसे रिएक्शन हो रही है, तो याद करना आसान है बच्चे, टफ नहीं है। और यार और आईआईटी में जाना है तो कुछ तो दम होना चाहिए ना। सर हो गया बच्चे, आईआईटी में पहुंचना है तो थोड़ा दम होगा तभी पहुंच पाओगे। ऐसा नहीं है कि दम निकल जाए, दमदारी पहुंचते हैं। चलो हाँ बच्चों, चलो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब अभी तक तो बच्चों ये रिएक्शन देखी हमने मेटल के साथ। गोल्ड के साथ HNO3 रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं होती बच्चों, मार्क करके लिखना। HNO3 गोल्ड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, प्लेटिनम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। सर गोल्ड के साथ तो कोई भी रिएक्शन। सर एक्वारेजिया करता है ना सर? हाँ एक्वारेजिया करता है। HNO3 अकेला काम नहीं कर सकता तो HCl की मदद से काम करता है। ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा अगर देखा जाए? क्या बच्चे? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा बच्चे? ये इस बात पर डिपेंड करता है किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। अगर सर मतलब ताला तो बच्चे एक सीधी सी बात समझ लो, अगर किसी के फादर जेलर हैं या पुलिस डिपार्टमेंट में किसी अच्छी पोस्ट पर है, बड़ी पोस्ट पर है, तो लोग तो उनसे डरेंगे ना। ठीक है, क्रिमिनल्स भी डरेंगे। क्या फैमिली मेंबर्स इक्वली डरेंगे? तो वो रिलेटिव हो गया ना, किसके रेस्पेक्ट में है। तो एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ जब बात करते हैं, एक तो जर्नल होती है, तो जितने भी हमारे मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है, वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात जब करते हैं तो किसी स्पेसिफिक केस में करते हैं। चलो HNO3 में से कौन है? H2SO4 HNO3 में H2SO4 ज्यादा एसिडिक है।
अब एक यार ये देखो, यहां से समझ में आ जाएगा तुम्हें। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को डिस्प्लेस करते हैं या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को डिस्प्लेस करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो क्या हो रहा है, H2SO4 सॉल्ट से HNO3 को डिस्प्लेस कर रहा है ना? यस सर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कर रहा है, वीक एसिड को डिस्प्लेस कर रहा है। यस सर। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, HNO3 या H2SO4? देखो तुम्हें सब पता है, तुम मुझसे वैसे ही पूछ रहे हो। चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट लिखना बच्चों, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों हम कंसंट्रेटेड HNO3 की, और कंसंट्रेटेड HNO3 के कौन सी गैस देता है? NO2। वेरी गुड, NO2 गैस देता है, मींस ब्राउन कलर की गैस हमें मिलेगी। अब रिएक्शन क्या होगी देखना, कार्बन की HNO3 के साथ रिएक्शन कराएं। हाँ बच्चे बोलो। कुछ पूछना कहना है या अटक गए हो बच्चों? हो गया होगा सर। कंसंट्रेटेड HNO3 क्या नेसेंट ऑक्सीजन देगा या नहीं? अब ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, NO2 देगा, तो ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ क्या बना लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी या नहीं? यस सर। तो HNO3 कार्बन को किसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है? CO2 में। तो क्या बच्चों हम डायमंड को HNO3 में डाल सकते हैं या नहीं? डाल सकते। क्या होगा? गैस मिल जाएगी। क्या बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। क्यों? कार्बन तो कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कर रहा है। डायमंड का स्ट्रक्चर अलग। डायमंड में बच्चों 3D कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, उसमें कार्बन टेट्राहेड्रली बाउंडेड होता है 4 और कार्बन से, तो वहां पर फ्री बॉन्ड से या फ्री वैलेंसीज नहीं होती हैं जिससे कि रिएक्ट कर पाए। यहाँ पर कार्बन कौन सा है, एमोर्फस फॉर्म लिया है हमने, ठीक है। पहली रिएक्शन बताना सर, समझ नहीं आया बच्चे। कार्बन का कोल या ग्रेफाइट, कोल या वो दूसरा कौन सा होता है यार, कोक लिया है, नहीं कार्बन ब्लैक, लैम्प ब्लैक बच्चों, एमोर्फस लिए, एमोर्फस फॉर्म, एमोर्फस फॉर्म लिए। ये ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर, फुलेरीन, ये सब क्या है, इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एलोट्रॉप है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, हमने एमोर्फस फॉर्म लिया। सेकंड बच्चों, अब रिएक्शन करा रहे हैं फास्फोरस की, P4 की। P4 क्या ऑक्सीडाइज होगा? P4 का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं? यस सर। जब लिखा है तो कुछ तो करा ही रहे होंगे ना? यस सर। तो P4 का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फास्फोरस का एसिड बनेगा H3PO4। बच्चों मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन होगा P2O5 या P4O10 में, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO4 में, ठीक है। थर्ड, हाँ बच्चे, जो नाइट्रोजन फैमिली की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ही होगी कुछ भी करके। किसकी? नाइट्रोजन फैमिली की। नाइट्रोजन फैमिली की हाईएस्ट 5 ही होती है, और मिनिमम -3। मिनिमम -3, ठीक है। हाँ आपके लिए पता चला कि रिएक्ट होगा इसका। क्या बच्चे? आपके लिए पता चला कि ये और नेक्स्ट हो गया था, बहुत हो गया, चेक करेगा। बच्चे इको बहुत आ रही है,
थोड़ा धीरे बोलो, माइक दूर करके। आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्ट होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? बच्चे दो तरीके से पता चला। पहला सबसे देसी तरीका है कि एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने रट लिया है। दूसरा तरीका ये है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? फास्फोरस में डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, बॉन्ड कैसे हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी ना। यस सर। इससे पता चलेगा क्या बच्चे? हाँ सर फॉस्फोरस रेड है। बच्चे रेड सबसे ज्यादा यूज करने के लिए जो लेते हैं वो रेड फॉस्फोरस ही लेते हैं। ओके सर। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है बच्चों उसमें आग लग जाती है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, और जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वो 3D स्ट्रक्चर होता है, इसलिए सबसे स्टेबल फॉर्म को हम नहीं लेते, नहीं तो रिएक्शन कराने में बहुत टाइम लग जाएगा। सर मैचिस में कौन सा फॉस्फोरस होता है, ब्लैक या रेड? बच्चे रेड फॉस्फोरस यूज करते हैं और थोड़ा उसमें थोड़ा बहुत कंपोनेंट उसका व्हाइट फॉस्फोरस का होता होगा, लेकिन श्योर नहीं हूं, लेकिन रेड फॉस्फोरस होता है मेनली। सर सर आपने फर्स्ट वाला फैक्ट बताया था कि क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन के, सर तो सारे के सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में वो ऑक्सीडाइज नहीं होता ना कार्बन, मतलब ग्रेफाइट वगैरह में भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। बच्चे वहां पर ग्रेफाइट में जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। रिएक्टिविटी अगर होगी तो बहुत कम होगी, वो भी पाउडर फॉर्म में होगी। डायमंड रिएक्ट नहीं करता, और जो बकमिनिस्टर फुलेरीन है उसमें डेंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करने नहीं देते। सर रेड फॉस्फोरस सर वो पॉइजनस भी नहीं होता सर? क्या बच्चे? सर रेड फॉस्फोरस सर पॉइजनस भी नहीं होता? रेड फॉस्फोरस पॉइजनस के बच्चे अभी फॉस्फोरस के एलोट्रॉप पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सल्फर एसिड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो SO2 सल्फर ऑक्सीजन के साथ SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यस। और जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज होकर SO3 में। यस सर। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, SO3 बना लिया, और SO3 वाटर के साथ कन्वर्ट किस में हो जाएगा? H2SO4 में। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कार्बन को CO2 में, फास्फोरस को H3PO4 में, सल्फर को H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर रहा है। यस। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन, आयोडीन के साथ रिएक्शन। आयोडीन को ये ऑक्सीडाइज करके बना रहा है HiO3। बच्चों ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना। पहले बना रहा है I2O5 जो कि H2O के साथ रिएक्ट करके HiO3 में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडाइड का ऑक्सीडेशन किस में कर रहा है? आयोडीन का ऑक्सीडेशन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन किस में कर रहा है? HiO3 में। देखो फॉस्फोरस +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, सल्फर +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, आयोडीन +7 में नहीं जा रहा है, +5 में पहुंच रहा है, हाईएस्ट में नहीं पहुंच रहा है, लेस देन हाईएस्ट है, और इसका नाम होता है बच्चों आयोडिक एसिड। क्लियर है? यस सर। यस सर। और बच्चों एक रिएक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, HNO3 जो है वो नाइट्रेशन के काम आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। यस सर। ठीक है, HNO3 और H2SO4 दोनों नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। समझ में आ गई? यस सर। तो रिएक्शंस क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट अब आ गए बच्चों जो चीज तुम पूछ रहे थे कि वो व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, कौन सा फॉस्फोरस, कैसा फॉस्फोरस, सबकी बात करेंगे। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। हाँ सर पीछे वाली रिएक्शन में यस सर, ये आयोडीन का क्या बताया था आप एक बार? आयोडीन बच्चों
HiO4 में ऑक्सीडाइज नहीं होता, HiO3 में कन्वर्ट होता है। सर इसकी वो स्टेट सेम ही रहती है ऑक्सीडेशन। बच्चे +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, देखो फास्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है या नहीं? यस सर। कार्बन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। यस सर। सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। यस सर। लेकिन आयोडीन अपनी हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाता है, केवल +5 पर रुक जाता है। क्यों सर? बच्चे वही बच्चों, एक इन रिएक्शंस में ना एक चीज का बहुत बड़ा रोल है, वो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, जो HiO4 है, HiO4 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाई होता है, इसलिए वो खुद वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देता है, और वो सॉरी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, वो खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो HiO4 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बच्चों यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे HiO4 का यूज भी पढ़ेंगे पर आयोडिक एसिड का। ठीक है, आपने नाइट्रेशन का क्या बताया? क्या बच्चे? सर आपने नाइट्रेशन का बताया था ना, वो क्या बता रहे थे? बच्चे बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं। यस सर। तो नाइट्रेशन किसके साथ करते हैं बच्चे? HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो नाइट्रिक एसिड क्या कर रहे हैं हम, एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट भी यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? सर हाँ सर, डिग्री में सर एक क्वेश्चन था सर। क्या पूछो? सर मेटल्स की रिएक्शन थी। क्या चीज? सर मेटल्स की रिएक्शन थी। किसके साथ रिएक्शन थी, कहाँ थी? सर वो बोला था, तो उसने पूछा था NaNO3, PbNO3 और AgNO3 और NH4NO3, तो इनमें से कौन सा डिकम्पोज होके रेसिड्यू नहीं निकालेगा सॉलिड? अमन बच्चे, मुझे ना कई बार तेरे ऊपर सरप्राइज होता है, तो क्लास का ना फ्लो डिस्टर्ब करता है। चल, NaNO3 क्या कर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो NaNO2 बनाएगा और O2 बना लेगा। दूसरा क्या है, लेड नाइट्रेट है तो लेड ऑक्साइड बनाएगा और NO2 गैस बनाएगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। और तीसरा कौन सा था सर? Ag था। Ag2O था, क्या था? AgNO3। AgNO3 डिकम्पोज होगा, Ag2O बना लेगा, तो ये भी रेजिड्यू देगा। और कौन सा था सर? अमोनिया। अमोनिया तो मतलब NH4NO3। NH4NO3 की प्रीवियस क्लास में रिएक्शन बताई थी या नहीं? H2O बनाएगा और N2O बनाएगा, रेजिड्यू नहीं मिलेगा। और इसका आसान सा तरीका ऐसे समझ लो, मेटल के जितने भी सॉल्ट हैं वो रेजिड्यू देंगे, मेटल का रेजिड्यू मिलेगा, मेटल ऑक्साइड का या मेटल नाइट्राइट का। मेटल ऑक्साइड, मेटल नाइट्राइट, कुछ ना, मेटल तो इवापोरेट नहीं हो सकता ना। यस सर, यही सोचा था। तो बस फिर सोचा था, सही सोचा था। चल नेक्स्ट बच्चों, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन कोई एलोट्रॉपी शो नहीं करता। एलोट्रॉपी का मतलब एक से ज्यादा सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता, लेकिन फास्फोरस 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस कैसा है हमारा, सेग्रीगेटेड P4 आइडेंटिटी होती है। इसमें फास्फोरस क्या है, P ऐसे हमने लिखा, हर एक फास्फोरस 3 फास्फोरस एटम से जुड़ा है, हर एक फास्फोरस 3 फास्फोरस से जुड़ा है। ये वाला फास्फोरस भी इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, ये वाला फास्फोरस इधर से भी जुड़ा है और पीछे से भी जुड़ा है। तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया ना? यस सर। लेकिन इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के सेंटर में कोई एटम नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का मिल रहा है? 60 डिग्री। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? अच्छा बच्चों, आप समझो, मुझे फास्फोरस के 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर ऐसे रहने चाहिए। अगर इसमें फास्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन ना हो
तब भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए ना इसके p ऑर्बिटल्स में आपस में, लेकिन ये कहां पहुंच गया 60 डिग्री पर। तो एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो स्टेबल रहा या अनस्टेबल हो गया? अनस्टेबल हो गया। और अनस्टेबल होने की वजह से कैसा हो गया? हाईली रिएक्टिव हो गया। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, जब रेड फास्फोरस में जा रहे हैं तो P4 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और इनके बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है? रिलैक्स्ड हो जाता है। तो बॉन्ड स्ट्रेन क्या, एंगल स्ट्रेन क्या हो गया? बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। नाउ ब्लैक फास्फोरस देखो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने की वजह से और रिलैक्स्ड हो गया। यस सर। तो और ज्यादा रिलैक्स होने की वजह से मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट। हाँ सर एक सेकेंड। अरे बच्चे सर लेकिन बॉन्ड एंगल कम कैसे हुआ? क्या बच्चे? कितनी लिखी थी? सर लेकिन बॉन्ड एंगल से जब हम व्हाइट से रेड में गए तो बॉन्ड एंगल बढ़ा कैसे? बच्चे एक बात सोचो, अगर मैं दो चीजों को इनको आपस में मिलाऊंगा तो इनके बीच का एंगल कम हो रहा है ना। अगर मैं इनको मिलाना चाहूं तो जोड़ना के लिए मोड़ना पड़ेगा ना। यस सर। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हें आपस में मिलना ही ना पड़े, इस फास्फोरस को इस फास्फोरस से मिलना ही ना पड़े, तो रिलैक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर। सर बॉन्ड लेंथ कितनी लिखी हुई है? बच्चे बॉन्ड लेंथ कौन सी वाली? बच्चे इतनी बॉन्ड लेंथ वगैरह याद नहीं करनी होती है। ये सारी चीजें याद नहीं करनी है। अब ये तो फोटोग्राफ कहीं ना कहीं से उठाए गए हैं, चेपे गए हैं, तो उसमें तो वैल्यूज जो दी गई है वो आ गई है। इतनी याद नहीं कर सकते ना तुम। ओके सर। लेकिन फास्फोरस की लोन पेयर्स में रिपल्शन नहीं होता मतलब आपस में? बच्चे नाइट्रोजन से फास्फोरस का साइज बड़ा है। यस सर। तो फास्फोरस बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कम होगी? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर पास होंगे, दूर हो जाएंगे। रिपल्शन कम हो जाएगी। आ गया यार समझ में? सर हाँ सर एक और ब्लैक वाला रिपीट कर दो। ब्लैक वाला बच्चों 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। ये ऐसा 2D दिखाई दे रहा है, ये 3 डायमेंशनल होगा। जिसमें फास्फोरस की वैलेंसी फ्री नहीं है और हर एक फास्फोरस 3 डिफरेंट फास्फोरस एटम से जुड़ा है। ठीक है। एंगल स्ट्रेन सबसे कम है यहाँ पर। शीट जैसा स्ट्रक्चर है या अलग ही है? क्या बच्चे? कार्बन ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर है। बच्चे ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन ग्रेफाइट में पाई बॉन्ड होते हैं या पाई बॉन्ड नहीं है, पहली बात तो। ठीक है। दूसरा ग्रेफाइट जो होता है प्लेनर होता है, ये नॉन प्लेनर है। ये मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, ये 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर है, 2D दिखाई दे रहा है हमें, लग रहा है, अपीयर ऐसा हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखना बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हाइट फास्फोरस कैसा है? सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है। रेड फास्फोरस वीक बॉन्ड होते हैं। लॉन्ग चेन बनाई आसानी से टूट जाएगा, तो ब्रिटल पाउडर होता है। कलर व्हाइट है, थोड़ा बहुत इसमें रेड का अपीयरेंस हो जाएगा, तो इसमें कौन सा कलर आ जाएगा? येलोइश कलर आ जाएगा रखने पर। व्हाइट फास्फोरस की गार्लिक स्मेल होती है, जबकि रेड फास्फोरस ऑर्डरलेस होता है, मींस उसमें कोई ऑर्डर नहीं होती है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट व्हाइट फास्फोरस का 44 डिग्री होता है, जबकि रेड फास्फोरस में लॉन्ग चेन होती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा और ये सबलाइम कर जाता है 290 डिग्री पर। कार्बन डाइसल्फाइड में व्हाइट फास्फोरस सॉल्युबल है, रेड फास्फोरस इनसॉल्युबल है। केमिकल एक्टिविटी मैंने अभी पीछे बात करी थी। केमिकल एक्टिविटी क्या देखने को मिल रही थी? ज्यादा देखने को मिल रही थी व्हाइट फास्फोरस की। यस सर। Q2 स्ट्रेन था। ड्यू टू स्ट्रेन ज्यादा देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट अगर फॉस्फोरेसेंस देखें, फॉस्फोरेसेंस होता है बच्चे फैक्ट 2-3 बार रिपीट करोगे याद हो जाएंगे, बहुत ज्यादा याद नहीं करने हैं।
अब बच्चों इसमें एक फिनोमेनन ढूंढ रहे हैं, फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस बच्चों, कोई चीज रात में अंधेरे में चमकती है तो उस फिनोमेना को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो फॉस्फोरस जो है वो रात को अंधेरे में चमकता है। कौन सा? व्हाइट फॉस्फोरस, क्योंकि वो आग में स्लोली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने लगता है, इसलिए वो रात अंधेरे में ग्लो करता है। इसी फिनोमेना को फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। फ्लोरोसेंस क्या होता है? फ्लोरेसेंस क्या होता है बच्चों? आपके घर में ट्यूबलाइट है कांच वाली, हाँ सर। जब ऑन करते हैं तो वो ग्लो करती है और जब ऑफ कर देते हैं बुझ जाती है। यस सर। तो उसके अंदर जो फिलामेंट है वो क्या कर रहे हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स को गर्म कर रहे हैं। वो मॉलिक्यूल जब उस ट्यूब के अंदर लगे हुए पाउडर पर टकराता है तो वो पाउडर ग्लो करने लगता है। यस सर। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा मटेरियल जो लाइट को एब्जॉर्ब, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और तुरंत विजिबल रेंज में एमिट कर दे, उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब आप लोगों ने वो वाली घड़ियां देखी होंगी जो अंधेरे में चमकती हैं। हाँ सर। रेडियम वाली घड़ी। हाँ सर। कोई ऐसा सब्सटेंस जो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले लेकिन थोड़े समय के बाद उस लाइट को एमिट करे, इस फिनोमिना को बोलते हैं बच्चों फॉस्फोरेसेंस। ठीक है सर, एक बार वो जो व्हाइट वाला ग्लो मतलब डार्क में ग्लो क्यों करता है, एक बार वो वाला रिपीट कर दो। कौन सा? सर की जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो डार्क में ग्लो क्यों करता है? बच्चे ऑक्सीजन के साथ ये बर्न करने लगता है स्लोली P4O10 में। तो बर्निंग होगी तो लाइट निकलेगी या नहीं? तो बस स्लोली जल रहा है तो हल्का हल्का जलता हुआ दिखाई देगा। तो अंधेरे में ग्लो करेगा। लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। सर तो आग लगती है फिर क्या होता है, मतलब उसमें मतलब व्हाइट हल्का फॉस्फोरस में आग लगती है? नहीं बच्चों, ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। सर ग्लो मतलब फिर ग्रीन वाला ग्लो चमकता हुआ दिखाई देता है। बच्चों मैं इससे रिलेटेड तुम्हें एक फैक्ट समझा देता हूँ, शायद तुम्हें ऐसा समझ में आए। तुमने ऐसी हॉरर कहानियां या हॉरर फिल्में देखी होंगी जिसमें स्केलेटन चमकता है अंधेरे में। हाँ सर, वो ग्रीन कलर से चमकता है। अब वो ग्रीन कलर से क्यों चमकता है? क्योंकि वो फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड होता है ना। हमारी बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है। तो डिकम्पोज होके वो जो फॉस्फोरस है ऑक्सीडाइज होता है, फॉस्फोरेसेंस शो करता है, तो अंधेरे में चमकने लगती है वो हड्डियां धीरे धीरे हल्की हल्की। तो सर वो तो ग्रीन कलर में चमकता है। हाँ, तो ये ग्रीनिश लाइट ही होती है बच्चे फॉस्फोरेसेंस में। सर लाइट चली गई तो हाथ काटने में तो क्या? लाइट चली गई और हाथ काट दिया तो रोशनी आ जाएगी। नहीं बच्चे, फॉस्फोरस इतनी तेजी से नहीं चमकता है कि लाइट जल जाएगी। अरे घर में तुम्हारे पास बच्चों ऐसा समझो, तुम्हारे पास वो घड़ी होती थी। सर नहीं देखी वो वाली। अंधेरे में वो चमक। आगरा सेक्टर। हाँ, जो भी है बच्चों, जो भी तुमने फ्रेंड्स ये आगरा वाला टीम जो है ना पूरी मूड में है, और खासतौर से 2-3 लोग पीछे बैठे हैं लगातार कंटिन्यूअस बातों में लग रहे हैं। यार तुम अपनी बातें करो, माइक बंद कर लो। देखो बच्चों, एक चीज समझ लो, मैंने अपनी काम की जिम्मेदारी ली है, तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारे पेरेंट्स की है। पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये तुम्हें डिसाइड करना है। और एक चीज और समझ लो, ये शायद तुम लोगों को बुरा लगे, लेकिन हर जगह एक ब्लेम गेम होता है। वो ब्लेम गेम क्या कहता है पता है? कि अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, वो टीचर को ब्लेम कर सकता है कि टीचर जो मिले थे वो खराब मिले थे। क्या आपने 100% एफर्ट लगाए
टीचर को ब्लेम कर दिया, बहुत आसान है कि टीचर नहीं मिले थे। कुछ दिन बाद आप पेरेंट्स से कहोगे वो केमिस्ट्री वाले टीचर या फिजिक्स वाले टीचर या मैथ वाले टीचर बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। पेरेंट आपको दूसरा ऑप्शन देंगे, बेटा दूसरे टीचर से पढ़ लो। दूसरे के पास जाओगे, अब इतनी देर से आए, हमारा सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, हम कैसे करेंगे। तो आपने पहले से ही अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया, नंबर कम आएंगे उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, पहले ही ब्लेम गेम में लग जाओगे। ऑलरेडी आप 2-4 जगह कर चुके होगे, 10th में, 9th में, 8th में कर चुके होगे। लास्ट टाइम पर ज्यादा पढ़ाया था, मैंने ऐसा करा था, मुझे इतना कर लेना था, नहीं हो पाया, टीचर नहीं सही मिले, कंटेंट सही नहीं था, उन्होंने अच्छे से नहीं डिलीवर किया। तुम भी ब्लेम गेम खेलते हो। और एज ए टीचर अगर मैं बात करूं तो मैं भी कह दूंगा ये बात, टीचर के पास भी बहुत आसान होता है। सब बच्चों को पढ़ाया था, जिनका सिलेक्शन हुआ वो बहुत मेहनती थे, बाकी सारे बच्चे बेकार थे। क्योंकि मुझे पता है मेरे बैच में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें सारे बच्चे पढ़ने लायक नहीं है, उसमें आप में से कोई भी हो सकते हैं। आज जब से क्लास शुरू हुई है तब से कोई ना कोई बीच में बातें करने में लगा है। अरे करो यार, बातें करो, यहाँ कौन देख रहा है? आराम से पीछे बैठकर मोबाइल पर गेम खेल लो। कौन सा ऐसा है फास्फोरस नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा? केमिस्ट्री पढ़ के कौन सा बहुत बड़ा तोप चलानी है? मत चलाओ यार, अपना पढ़ो ना, अपना जो तुम्हें करना है करो, क्लास डिस्टर्ब मत करो। तुम अपनी क्लास डिस्टर्ब नहीं करो, दूसरों की डिस्टर्ब कर रहे हो, वो खराब लग रहा है। पीछे 2-3 लोग बैठे हैं, एक साइड में मुंह करके बैठे हैं, आपस में बातों में लगे हैं फुल टाइम। 1-2 पलट के उन्हें देख भी रहे हैं कौन कौन से हैं। सर हाँ सर, ब्लैक फास्फोरस की प्रॉपर्टीज नहीं है सिलेबस में? नहीं बच्चे, ब्लैक फास्फोरस की नहीं है, जो काम की है वो हम देख रहे हैं। ओके सर। नेक्स्ट बच्चे, एयर में बर्न करते हैं तो ये दोनों ही क्या बना रहे हैं हम, हमें क्या दे रहे हैं? P4O10 बना रहे हैं। P4O10 अभी हमें पढ़ना भी है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NaOH के साथ रिएक्शन करके ये फॉस्फीन बनाता है। फॉस्फीन की रिएक्शन भी बच्चों नेक्स्ट क्लास में आएगी हमारे सामने, ठीक। रिएक्शन विद हॉट HNO2, बच्चों रिएक्शन विद हॉट HNO2 नहीं है, ये HNO3 है, HNO3। तो ये क्या बना रहे हैं बच्चे? H3PO4। ये हमने प्रीवियस अभी स्लाइड में देखा है, फास्फोरस के साथ रिएक्शन। तो व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव है, वो भी रिएक्ट कर लेता है। रेड फास्फोरस की स्लोली रिएक्शन होती है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं रेड फास्फोरस को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। कोल्ड होता है HNO3। P2O5 डायमर के फॉर्म में रहता है क्या? बच्चे P4O10 का स्ट्रक्चर अभी हमें पढ़ना है, वो देखेंगे। P4O10 सिंगल मॉलिक्यूल होता है। तो कोल्ड HNO3 के साथ क्या होगा? कोल्ड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बच्चे। एक्चुअली मॉलिक्यूल जो बॉन्ड है वो तोड़ने है ना हमें। ओके भाई, व्हाइट में फास्फोरस हो या रेड फास्फोरस के बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो रिएक्ट करेगा। यस सर। तो रिएक्ट नहीं करता, या रिएक्शन होगी तो बहुत स्लो होगी। ओके सर, ठीक है। और क्या चीज पूछी बच्चे अभी तुमने? किसी ने और कुछ भी पूछा था? चलो, तो ये वाली रिएक्शंस तो अभी हमें, ये वाली एक, ये P4O10 फॉस्फीन की रिएक्शन, और ये दोनों रिएक्शन अभी हम देख चुके हैं। तो ये 2 रिएक्शन हमारे काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर और इसकी वाली रिएक्शन बहुत काम की है, अभी देखेंगे आगे। नेक्स्ट बच्चों, ये व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। एक बार जब मैं स्लाइड शेयर करूंगा, एक बार गो थ्रू हो जाना, इसमें कोई नई चीज नहीं बताई हुई है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। फॉस्फीन के बारे में बात करें बच्चों, फॉस्फीन जो है, फॉस्फीन की मेन है
प्रिपरेशन। क्या कह रहे हैं निकिता सर, आगे का नेक्स्ट क्लास में टेक अप कर लेना, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्लास हैवी हो गई। चलो बच्चों, ये बात मैं तुम्हारी मान सकता हूँ। आज की क्लास में यहीं स्टॉप कर देता हूँ, और बच्चों नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा, मतलब अभी 2-3 क्लास में थोड़ी सी मुझे आप लोगों की एक सपोर्ट चाहिए। आपको कोई डाउट है ना, तो उसे उसमें भेज देना टेलीग्राम पर, और मैं वहीं पर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्लास में थोड़ा सा मोमेंटम मुझे बढ़ाना है, क्योंकि आपका 31 को ये पी ब्लॉक आएगा, और साथ के साथ कर लोगे तो अच्छा है। तो उसी के साथ हम करेंगे, तो थोड़ा सा डाउट डिस्कशन हम कम करेंगे, वो मैक्सिमम टाइम को यूज कर लेंगे। बच्चे नोट्स अभी अपलोड कर रहा हूं मैं। सर हाँ बच्चे, सर एक्स्ट्रा क्लास है केमिस्ट्री की? बच्चे जो भी होगा आपको वो मिल जाता है ना, पोर्टल पर मिलता है। हाँ सर मिल गया, वेडनेसडे को 2 क्लास है। हाँ, जिस दिन की होंगी उस दिन आपको पता चल जाएगा बच्चों। सर एक ऑर्गेनिक क्या बच्चे? सर ऑर्गेनिक से एक डाउट था। हाँ पूछ बच्चे। सर की बहुत सारी रिएक्शंस में ना, जैसे आरओ के ऊपर NaNH2 लिखा होता है, सर उसका क्या काम होता है? क्या लिखा होता है? NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ। आंसर एक चीज पूछनी थी सर की, जैसे हम एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर्स हैं, तो हम उसको भी एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल ही कहेंगे ना? नहीं बच्चे, 2 होने चाहिए ना, 2 तरह के होने चाहिए। हाँ बच्चे, अनिकेत कर सकते हो, आज डीपीपी फर्स्ट करना शुरू कर दो, पी ब्लॉक से रिलेटेड जो कंटेंट आएगा मिल जाएगा। बच्चे 2 एटम डोनर एटम होने चाहिए, और दोनों डिफरेंट होने चाहिए, 2 टाइप के होने चाहिए, ऐसा समझो। मतलब 3 डोनर एटम है, 3 में से 2 डिफरेंट है। मतलब जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, तो ऑक्सीजन को 1 मानेंगे और कार्बन को दूसरा मानेंगे। जैसे NO2 होता है, तो NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 3 डोनर एटम है, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, लेकिन हम 1 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन को देख रहे हैं। ठीक है बच्चे? ठीक है चलो ओके बच्चों। हाँ सर बच्चे वॉइस लैग आ रहा है, सूर्यांश बच्चे वॉइस लैग है बहुत ज्यादा। आवाज? हाँ बोल बच्चे। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है और एक बल्कि बेस है, हाँ, तो तभी हम उसको इवन सीबी से करेंगे ना? हाँ इवन बच्चे, एक्चुअली बल्कि बेस की दिक्कत क्या है? बल्कि बेस की दिक्कत बच्चे इवन सीबी से नहीं करेंगे बच्चे। बल्कि बेस की दिक्कत यह है कि वो मोर हिंडर्ड साइड पर नहीं जा सकता। यही तो है। लेकिन जैसे ही वो प्रोटॉन खींचेगा लेस हिंडर्ड साइड से, उसका नेगेटिव चार्ज तो अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकाल देगा ना। तो E2 मैकेनिज्म हो जाएगी बच्चे। लेकिन E2 कौन से साइड से होगी? लेस हिंडर्ड साइड से होगी। बच्चन में क्वेश्चन कर रहा था सर, जिसमें मतलब BR गिवन था और एक बल्कि बेस था, उसमें इवन सी में लगा रहा था। बच्चे इन जनरल हम कहते हैं, क्योंकि कार्बन आयन जो बन रहा है ना, वो लेस हिंडर्ड साइड पर वो स्टेबल कार्बन आयन हो जाता है, तो उसे रिलेटिवली टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। नहीं समझ आया। क्या बच्चे? सर समझ नहीं आया सर। बच्चे बल्कि बेस लेस हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन लेगा ना। यस सर। तो वो जो कार्बन आयन बनेगा रिलेटिवली स्टेबल होगा ना लेस हिंडर्ड साइड पर। 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होते हैं। यस सर। तो वो कार्बन आयन जो बना रिलेटिवली स्टेबल है, तो वो थोड़ा टाइम ले लेगा ना अटैक करने के लिए। यस सर। इसलिए वो इवन सीबी में मार्क कर दिया गया है। सर तो फिर मैं कौन सा मानूं, इवन सीबी या फिर E2? दोनों केस, बल्कि बेस हो पुअर लिविंग ग्रुप हो, दोनों केस में इवन सीबी लेकर चलना।
अच्छा, मतलब ये अगर दोनों साथ में आ गए तो फिर E1 CB, वरना अगर सिर्फ बल्क की है तो E2। बच्चों दोनों ही केस में तुम्हारे लिए जो आएगा, तुम्हारे लिए रिलेटिव रेट कहीं नहीं दिया गया होगा, ठीक है। तो रिलेटिव रेट नहीं दिया गया है, इसलिए आप दोनों ही केस, जो तीनों केस, स्ट्रॉन्ग बेस, वो बल्की बेस, पुअर न्यूक्लियर, पुअर लीविंग ग्रुप, या दोनों, तीनों ही केस में आप इसे E1 CB लेकर चलना। ठीक है सर। ठीक है, चलो सर। हाँ बच्चे आदित्य। सर जो मैंने आयोनिक कैरेक्टर का पूछा था ना, तो लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ जगह 1.7 दिया रहता है और कुछ जगह 2.1 दिया रहता है। बच्चे वो ना बड़ा डिस्प्यूटेड सा रहता है, मतलब बाई कन्वेंशन हम ये कहते हैं 1.7 लेकर चलते हैं बाई कन्वेंशन, लेकिन वहां पर ना साइज का डिफरेंस भी मैटर करता है। तो साइज डिफरेंस होता है तो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी मैटर कर जाती है। तो इसलिए ये ना कोई कंक्लूडेड आंसर नहीं है। समझे आदित्य? समझ में आई बात नहीं? हाँ सर, लेकिन अगर सर फॉर्मूले में देखेंगे तो वो सिर्फ 2.1 पे आता है 50% कैरेक्टर। बच्चे वो ना एक्चुअली हमें ना कुछ फैक्ट कंक्लूड करे हुए हैं केमिस्ट्री में, जो वो आती है ना एक्सेप्शंस, एक्चुअली जनरलाइज्ड रिएक्शंस को हमने कंक्लूड किया हुआ है, इसलिए हम देखते हैं इस तरह का। ओके सर, थैंक ठीक है, तो इसीलिए एक्सेप्शन बहुत सारे देखने को मिलते हैं क्योंकि जनरलाइज किया गया है। ओके सर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों।